अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय आसान ट्यूटोरियल्स। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग लेक्चर सीरीज में हमारी लास्ट टाइम जो डिस्कशन चल रही थी वो इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर थी, जिसमें हमने कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट सीखे, लाइक आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स क्या होते हैं, और प्रीफिक्स पोस्टफिक्स ऑपरेटर से रिलेटेड डाटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स और कांस्टेंट क्या होता है, ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी। आज हमारी नेक्स्ट डिस्कशन जो है इफ एल्स स्टेटमेंट, जो है डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड जो कोडिंग की जाती है उससे रिलेटेड हमारी डिस्कशन है, जिसमें हम इफ एल्स स्टडी करेंगे। तो इस स्टडी के स्टार्ट करने से पहले छोटी सी एक आयत डिस्कस कर लेते हैं। सूरह यूसुफ में है कि उनमें से अक्सर अल्लाह को मानते हैं मगर इस तरह के उसके साथ दूसरों को शरीक ठहराते हैं। क्या ये मुतमईन है कि अल्लाह के अज़ाब की कोई बला इन्हें दबोच ना लेगी, या फिर या बेखबरी में क़यामत की घड़ी अचानक इन पर ना आ जाएगी। तो जहाँ तक मैंने मतलब ऑब्ज़र्व किया या तफ़सीर वग़ैरह काफ़ी सारी डिफरेंट स्टडी की हुई है, उसके अकॉर्डिंग सिंपल सा इसका जो समराइज़ अगर मैं कहूँ आसान लफ्ज़ों में तो वो यही है। वैसे ही तर्जुमा पढ़ के आसानी से समझ आ रहा है, लेकिन सिंपल बात ये है कि अल्लाह को एक मानना, अल्लाह के अलावा किसी से भी नहीं माँगना। जो थोड़ा-सा भी अल्लाह से भी माँगना और साथ में किसी और से भी माँगते रहना, और इबादत के लिहाज से भी, चाहे किसी भी लिहाज से एक्सपेक्टेशन लगाना अल्लाह से हट के किसी भी चीज़ से, तो वो एक किस्म का शिर्क हो जाता है। तो अल्लाह ताला को ये बहुत नापसंद है कि अल्लाह के अलावा किसी और से उम्मीदें लगाई जाएँ। तो वापस टॉपिक पे आते हैं। जैसा कि मैं बता रहा था कि प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स जो है हमारे पास लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया, और प्रैक्टिकली इसको परफॉर्म करके भी मैंने दिखाया था। आप लोगों ने अगर लास्ट लेक्चर ना देखा तो उसे लाजमी देखें। नेक्स्ट हमारी डिस्कशन है इफ एल्स स्टेटमेंट के हवाले से। तो दोस्तों, जैसे अक्सर हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कहीं पे डिसीजन लेना होता है यूज़र के एंड से, सपोज के सम टाइम आप वाई प्रेस करते हैं या एन प्रेस करते हैं, यस करते हैं या नो करते हैं, या फिर कोई क्वांटिटी है, वैल्यू है, उसके मतलब के 1 प्रेस करने से ज़्यादा हो, 2 प्रेस करने से कम हो, कुछ इस तरह के डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड जैसे इंसानों ने काम करने होते हैं, उस तरह के डिसीजन से रिलेटेड जब हम कंप्यूटर से कोई डिसीजन कराना चाह रहे होते हैं, तो हमें जो है कोडिंग भी उस तरीके से करनी पड़ती है, सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन भी इंसानों की तरह करना पड़ता है कि जैसे इंसान काम करते हैं। ऑप्शंस जो है पूछना पड़ जाए किसी अ, मतलब यूज़र से, तो उस दौरान हमारा कंप्यूटर कैसे बिहेव करेगा, कैसे वर्क करेगा, सॉफ्टवेयर कैसे वर्क करेगा, उसके ऊपर हमारी आज की डिस्कशन है। तो सी प्लस प्लस में इसको इफ एल्स स्टेटमेंट का नेम दिया जाता है। द इफ एल्स स्टेटमेंट इज यूज्ड टू कैरी आउट अ लॉजिकल टेस्ट and then take one of two possible actions depending on the outcome of test। तो एक एक्सप्रेशन के ज़रिए से, डिफरेंट एक्सप्रेशन के ज़रिए से जो है कंडीशन चेक की जाती है, लॉजिकल टेस्टिंग होती है। उस लॉजिकल टेस्टिंग के से हमें आइडिया हो जाता है कि हमारे पास कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, और उस ट्रू और फॉल्स इन दोनों के अकॉर्डिंग जो है, कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो है डिसीजन लिया जाता है, और हमारी जो डिसाइडेड किस्म की जो आउटपुट स्ट्रीम है उसको हम देख सकते हैं, या डिसाइडेड जो वर्किंग है वो कर सकते हैं। आपको अगर सिंपल तरीके से बताऊं कि सपोज कि हमारे पास दो सी आउट वाली जो है स्ट्रिंग्स हैं, एक के सामने सी आउट पाकिस्तान लिखा हुआ है, एक के सामने हमने सी आउट इंडिया लिखा हुआ है। तो इफ एल्स कंडीशन के ज़रिए से कि अगर कोई यूज़र जो है 1 प्रेस करे, तो मतलब कि एक कंट्री जो है सपोज के पाकिस्तान डिस्प्ले पे आ जाए। अगर यूज़र जो है 2 प्रेस करे तो हमारे पास इंडिया डिस्प्ले पे आ जाए। या फिर सपोज के अगर कोई स्पेसिफिक वैल्यू दे देते हैं कि अगर ग्रेटर देन 10 कोई यूज़र प्रेस कर देता है वैल्यू, तो हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट आउटपुट पे आ जाए। अगर लेस देन 10 प्रेस करे, वैल्यू इंटर करे, तो हमारे पास कंडीशन में जो आंसर है वो दूसरी स्टेटमेंट डिस्प्ले पे आनी चाहिए। ये सिंपल सी एग्जांपल थी। आगे नेक्स्ट मैं आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके भी एग्जांपल्स बता देता हूँ।
और जैसे कंपैरिजन करने होते हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ के कंपैरिजन करने हो, क्वांटिटीज़ के कंपैरिजन करने हो, उस सिचुएशन में भी ये इफ एल्स हमारे पास काम आती है। और सम टाइम क्या होता है कि सिर्फ ये नहीं कि एक स्टेटमेंट बल्कि या एक आउटपुट, बल्कि पूरे के पूरे जो है 50 प्लस लाइनों के जो कोड्स होते हैं उनके रनिंग होने का जो डिपेंड कर रहा था कंडीशन पे, कि अगर कंडीशन ट्रू हो गई है तो नेक्स्ट जो 50 लाइनें कोडिंग की लिखी हुई हैं उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो सपोज के उस 50 के बाद कोई 30-40 और लाइन है तो वो एग्जीक्यूट होंगी, 50 जो लाइनें हैं वो इग्नोर कर दी जाएंगी। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को कंपाउंड स्टेटमेंट कहा जाता है। इसका भी मैं आपको आइडिया जो है प्रैक्टिकली अभी परफॉर्म करके कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को वो आइडिया शेयर करूँ। The else portion of if-else statement is optional. Thus, its simplest general form, the statement can be written as if expression or statement. तो आपके पास जो एक्सप्रेशन होता है लिखते हैं इफ के साथ, उसके बाद एक कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं, कोई भी कोड लिखते हैं, कोई इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, वो उस पे अगली एक लाइन तक जो है इफ का जो है असर चल रहा होता है। इफ एक्सप्रेशन जो है अगली एक लाइन तक कोडिंग की अगली एक और लाइन तक जो है वर्किंग चल रही होती है। लेकिन जो आफ्टर नेक्स्ट लाइन, यानी कि एक लाइन छोड़ के जो दूसरी लाइन पे जो कुछ भी आपने लिखा होगा उसका जो है इफ स्टेटमेंट के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा, बशर्ते कि आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर स्टेटमेंट्स को क्लोज नहीं कर लेते, उसको कंपाउंड स्टेटमेंट नहीं बना लेते। ये थ्योरेटिकल जितनी भी बातें हैं अगर आपको समझ ना भी आ रही हो तो आप कभी भी परेशान ना हुआ करें। प्रैक्टिकली जो चीज़ें मैं साथ साथ परफॉर्म करके दिखाऊंगा उसको देखा करें, और उससे रिलेटेड आप खुद से भी प्रोग्राम परफॉर्म करके और अपने इनपुट इंटर करा के आउटपुट प्रोसेस वगैरह करा के देख सकते हैं। देख के उससे आपको कोडिंग एग्जैक्ट समझ आएगी। थ्योरेटिकल समझने या सुनने से सिर्फ कोडिंग समझ नहीं आती, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो इसमें प्रैक्टिकली साथ साथ आपको सजेशन मेरी यही है, मेरी तरफ से डायरेक्शन यही है कि आप जब भी वीडियो लेक्चर देखने लगें आप साथ में अपना कंपाइलर ओपन रखें और कंपाइलर पे प्रोग्राम्स वगैरह परफॉर्म करके साथ साथ आपने एग्जीक्यूशन करनी है। The expression must be placed in the parentheses as shown above. In this form, the statement will be executed only if the expression has a non-value, non-zero value. If expression is true, if the expression has a value 0, i.e. if the expression is false, then the statement will be ignored. The general form of an if statement which include the else clause is, इसमें सपोज के पहले जो एक्सप्रेशन हमने सिंटैक्स देखा उसमें एल्स को हमने इंक्लूड नहीं किया हुआ था, एल्स नहीं लिखा, सिंपल इफ स्टेटमेंट को लिखने का तरीका मैंने बताया। नेक्स्ट जो है वो है इफ के साथ अगर एल्स भी लिखना हो तो इफ एक्सप्रेशन उसके साथ स्टेटमेंट 1 और उसके बाद एल्स उसके साथ स्टेटमेंट 2 हमारे पास आ जाएगी। इसी तरीके से इफ द एक्सप्रेशन हैज नॉन जीरो वैल्यू, मतलब कि अगर ट्रू हो जाए, इफ द एक्सप्रेशन इज ट्रू देन एल्स विल बी एग्जीक्यूट, अदरवाइज स्टेटमेंट 2 विल बी एग्जीक्यूटेड। ये मैं आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म कर बताऊंगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सपोज कि हमारे पास एक प्रोग्राम है, इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं उसके बाद परफॉर्म करते हैं। एक प्रोग्राम है फॉर फाइंडिंग द स्मॉलेस्ट नंबर। सपोज कि कोई यूज़र है उसके पास कोई से 2 नंबर है, या यूज़र से हम 2 नंबर एंटर कराते हैं, उन दोनों को कंपेयर करते हैं, जो स्मॉलर वैल्यू है उसको डिस्प्ले करना हमने कि स्मॉलर वैल्यू कौन सी यूज़र ने एंटर की थी। पहली वाली वैल्यू जो एंटर की थी यूज़र ने वो स्मॉलर थी, या दूसरी वाली वैल्यू जो एंटर की थी वो स्मॉलर थी। या फिर नॉर्मली अगर आप डायरेक्ट इनिशियलाइज कर देते हैं, एक होता है कि वैल्यू डिक्लेयर करना, अपना वेरिएबल डिक्लेयर करना, लाइक हम लिखते हैं इंट ए कॉमा बी, तो ये हमने जस्ट वेरिएबल डिक्लेयर किया होता है। लेकिन अगर हम ए और बी की डिक्लेरेशन के साथ साथ वैल्यू भी लिख देते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंट ए इज इक्वल टू 2 और बी इज इक्वल टू 3, तो ये हमारे पास हमने डिक्लेयर के साथ साथ इनिशियलाइज भी किया हुआ है। जबकि तीसरा वेरिएबल जो स्मॉल आप देख रहे हैं इसको हमने इनिशियलाइज नहीं किया हुआ। ये हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं यहाँ पे इस लाइन में, ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 3। इसमें 2 वेरिएबल जो ए और बी हैं ये इनिशियलाइज हुए पड़े हैं, जबकि जो वेरिएबल स्मॉल है इसको हमने इनिशियलाइज नहीं किया, सिर्फ डिक्लेयर किया हुआ है। एनी नेक्स्ट एक्सप्रेशन में हम लिखेंगे इफ ए लेस देन बी, अगर ए जो है की वैल्यू बी से स्मॉल हो
तो जो तीसरा वेरिएबल स्मॉल है उसके अंदर हमारे पास ए की वैल्यू चली जाए और हमारे पास जो आउटपुट स्क्रीन पे क्या लिखा आ जाए कि जी सी आउट स्मॉल इज ए, एल्स सी आउट स्मॉल इज बी। अगर कंडीशन ट्रू हो जाता है, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर हमारे पास स्मॉल इज बी जो है डिस्प्ले पे आएगा। तो यहाँ पे वैसे दो वैल्यूज, दो लाइंस लिखी हुई हैं, तो इनको जो है कर्ली ब्रैकेट में बंद क्लोज करना पड़ेगा, फिर जाके आउटपुट आएगी। तो प्रैक्टिकल में करके आपको भी दिखा देता हूँ। जो कोड है प्रैक्टिकल आप देख सकते हैं कि इसमें ए और बी हमने लाइन नंबर 4 में दो वेरिएबल डिक्लेयर किए और यूज़र से जो है हम ए और बी की वैल्यूज़ अगर लेना चाहें तो आप देख सकते हैं कि सपोज के यहाँ पे हमारे पास सीन ए हो रहा है तो उसकी वजह से ब्लिंकिंग हो रही है, और फिर सीन बी उसकी वजह से भी ब्लिंकिंग होगी। अब ए की वैल्यू मैं 55 दे देता हूँ। उसके बाद दोबारा आप देख रहे हैं ब्लिंकिंग हो रही है, ये हो रही है लाइन नंबर 7 सीन बी की वजह से। और जो ही मैं बी की वैल्यू इंटर करूंगा तो वो लाइन नंबर 8 में ए और बी का कंपैरिजन होगा और उसके अकॉर्डिंग जो है हमारे पास आउटपुट डिस्प्ले पे आएगी। सपोज के हमारे पास ए की वैल्यू मैं कह देता हूँ, और सॉरी बी की वैल्यू कह देता हूँ कि 77 है। तो देखते हैं कौन सी वैल्यू स्मॉलर है। तो वैल्यू ऑफ ए इज स्मॉलर। हमारे पास जो लाइन नंबर 9 है, ये सी आउट तो एग्जीक्यूट हुआ है। आप गौर से देख सकते हैं कि जो सी आउट लाइन नंबर 9 पे लिखा हुआ है ये तो एग्जीक्यूट हुआ है, लेकिन जो लाइन नंबर 11 है उसको इग्नोर कर दिया गया। ये आप हमारे पास आउटपुट स्क्रीन पे नहीं आया। इसका मतलब ये है कि हम कोडिंग के अंदर कोई सी भी लाइंस, कोई सी भी इंस्ट्रक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन सी इंस्ट्रक्शन आउटपुट पे आए, कौन सी इंस्ट्रक्शन को कंपाइलर रीड करे, प्रोसेस करे, और कौन सी इंस्ट्रक्शन को कंपाइलर जो है प्रोसेस ना करे, रीड ना करे। ये हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम कोडिंग के ज़रिए से अपने ही कोड के अंदर के इंस्ट्रक्शंस कौन सी रीड करवानी है, किस सिचुएशन में कौन से कोड को रीड किया जाए, कंपाइल किया जाए, इससे रिलेटेड रिजल्ट दिखाया जाए, और कौन से टाइम पे कौन सा कोड या रिजल्ट ना दिखाया जाए, ये कर सकते हैं। तो अभी सपोज के दोबारा करते हैं। पहले हमने ए की वैल्यू 55 रखी थी, अब ए की वैल्यू हम रख देते हैं 35 रख देते हैं, और बी की वैल्यू हम सपोज के हमारे पास 20 रख देते हैं। तो हमारे पास अब वैल्यू ऑफ बी इज स्मॉलर, तो हमारे पास आप देख सकते हैं कि लाइन नंबर 11 जो है वो डिस्प्ले पे आई है, लेकिन जो लाइन नंबर 9 ये हमारे पास इग्नोर हो गई है। लाइन नंबर 9 पे जो सी आउट लिखा हुआ है उसकी कोई आउटपुट स्क्रीन पे नहीं आ रही है। इसका मतलब ये है कि डिपेंड करता है हमारा जो कोड में आप क्या कंडीशन देते हैं, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग डिसीजन होता है। तो ये लाइन नंबर जो 8 है ये हमारे पास मेन डिसीजन मेकिंग का काम कर रही है। तो दोस्तों आई होप आपको डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड इफ एल्स स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट जो है आसानी से क्लियर हो गया होगा। तो मज़ीद इसकी एडवांस डिस्कशन जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इसकी वैसे नेक्स्ट एग्जांपल अगर आप देखना चाहें तो वो देख सकते हैं, और फर्दर जो नेस्टेड इफ एल्स वगैरह वो भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो जैसे सपोज कि हमारे पास एक प्रोग्राम है कि जी राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स सैलरी एंड ग्रेड्स, इट एड्स 25% bonus if the grade is greater than 15. It adds 50% bonus if the grade is 15 or less than अगर उससे less हो, and then display the total salary. तो इस प्रोग्राम का सलूशन जो है नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। तो देखते रहें आसान ट्यूटोरियल्स। अल्लाह हाफिज़।